जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की घोषणा को लेकर। 19 मई 2023 यानी कि कल आरबीआई ने घोषणा की और इस घोषणा में आरबीआई ने कहा कि वह 2000 के नोट मार्केट से वापस लेने वाला है। इसका सर्कुलेशन अब वापस होगा। जैसे ये घोषणा आरबीआई ने की और लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना शुरू कर दी। लोगों ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसकी हद तो तब देखी गई जब किसी ने 2000 के नोट का फोटो फ्रेम बनवाया और उस पर हार लगाकर इसको श्रद्धांजलि दे दी। बहरहाल ये तो लोगों की प्रतिक्रिया थी, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी इस पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और इस निर्णय को सरकार की भूल सुधार करार दिया है। विपक्ष के अनुसार 2016 में 2000 का नोट प्रारंभ करके सरकार ने भूल की थी, जिसे 2023 में से वापस लेकर अपनी भूल को सुधारा है। लेकिन हमें यहां समझना है कि क्या यह वाकई में सरकार की भूल सुधार है या इस नोट को वापस लेने की व्यवस्था पहले से ही तय थी कि इसे कब वापस लेना है। आज इस लेक्चर में हम इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ उन सभी कारणों पर बात करेंगे जिसके चलते सरकार ने, आरबीआई ने इस नोट को वापस लेने की घोषणा की है। बात करेंगे भारत में मुद्रा जो निर्गमित की जाती है वो कैसे की जाती है। आरबीआई मुद्रा निर्गमित करता है तो इसके पीछे कोई नियम है क्या, नोट वापस लेने का कुछ नियम है क्या, किस मात्रा में नोट निर्गमित किए जाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों। और साथ ही साथ बात करेंगे कि भारत में मुद्रा कहां कहां छापी जाती है। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई की घोषणा के क्या मायने हैं और लोगों को क्या परेशान होने की जरूरत है इस घोषणा से। तो सबसे पहले देखेंगे कि घोषणा क्या है। घोषणा है 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस होगा। सर्कुलेशन से वापस होने का मतलब क्या है कि आप नोट बदलेंगे। कहां जाकर बदलेंगे? बैंक में जाकर। इसका मतलब आप जिनके भी पास 2000 का नोट है वो बैंक में जाकर 2000 का नोट देंगे या जमा करेंगे और वहां से उसके बदले में दूसरे नोट प्राप्त करेंगे। जैसे ही बैंक के पास ये नोट चला जाएगा तो इसके थ्रू ये किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। और ये नियम ये है सर्कुलेशन का कि ये नोट दोबारा बैंक किसी को इशू नहीं करेगा। इशू करना बंद करने का मतलब यह है कि सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नोट अमान्य हो गए। नोट को अमान्य घोषित नहीं किया, ये याद रखिएगा। नोट की वैल्यू अभी भी वही है जो पहले थी। क्लियर। कब से लागू होगा यह निर्णय? तो जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं तो हमको यहां आरबीआई की घोषणा को डिटेल में देखना पड़ेगा। आरबीआई ने क्या घोषणा की है कि नोट का सर्कुलेशन वापस होगा, लेकिन इसको लेकर किसी भी प्रकार की तिथि या समय को मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब घोषणा के साथ ही इस निर्णय को लागू माना गया है। और तारीख क्या दे दी? 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक आप ये नोट बदल सकते हैं। इस बीच में आपको नोट बदलना होगा। 23 मई से इसको बदलने का काम होगा। कैसे बदलेंगे ये भी तो प्रश्न है। अगर नोट कैसे बदलेंगे आपका प्रश्न ये है तो याद रखिएगा, नोट बदलने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। आपके पास में जो भी बैंक हो, कोई मसला नहीं है वो किस शाखा, कौन सी बैंक है, किसी भी बैंक में किसी भी शाखा में जाकर आप नोट बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट बदलने के यहां पर आपको दो माध्यम दिखेंगे। या तो आप नोट बदल लीजिए या फिर आप जमा करवा दीजिए। अगर आप नोट बदलने जाते हैं बैंक में, इस चीज को देखिएगा, या तो आप जमा करवा दीजिए या फिर आप नोट को बदल लीजिए। अगर आप बदलने जाते हैं तो मैक्सिमम 10 नोट या 20,000 रुपए तक एक बार में बदल सकते हैं। एक बार में कितना बदल सकते हैं? 20,000 रुपए तक। क्लियर। अगर आप बदलाने जाते हैं तो। लेकिन आप अगर जमा करवाने चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। या तो आप जिस बैंक में अकाउंट है ना, अकाउंट जिस बैंक में है उसमें जमा कराएंगे, या जहां पर आपका अकाउंट नहीं है वहां जाएंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो सीधी सी बात है आप किसी और के अकाउंट में जमा करवाएंगे। अगर अकाउंट नहीं है वहां जमा करवाते हैं तो 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। और आपका अकाउंट जिस नोट में वहां जाकर आप ये काम करते हैं जमा का, तो यहां पर याद रखिएगा कि ऐसी कंडीशन में आप कितना भी कर सकते हैं, सीमा नहीं। जितना आपको जमा करना उतना जमा कर दीजिए। तो ये जमा करवाने की कंडीशन है, ये नोट बदलने की कंडीशन है। अगर बदलाने जाते हैं तो 10 नोट बदला सकते हैं अधिकतम एक बार में 20,000 रुपए।
ठीक है, जमा करने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जमा आप 2000 के नोट में करेंगे, जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो फिर आप वो करेंगे तो 500, 100, 200 की मात्रा में ही आपको निकलना, तो निकालने में आपको 2000 का नोट तो इश्यू करेगा ही नहीं बैंक, क्योंकि घोषणा के साथ ही ये लागू हो गया निर्णय। तो आपको बैंक से 2000 का नोट मिलेगा नहीं, लेकिन आप जमा करेंगे और वापिस अपने पैसे को निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको 2000 के अलावा नोट मिल जाएंगे। बदलने की सीमा बता दिया है कि सीमा तक कर सकते हैं आप। फिर देखेंगे कि अगर नहीं बदल सके तो क्या होगा। अंतिम तिथि क्या है बदलने की? 30 सितंबर। मान लीजिए कि आप 30 सितंबर तक नोट नहीं बदला पाए किसी भी कारणवश से, तो यहां याद रखिएगा घोषणा में कहा गया कि नोट अमान्य नहीं है। इसका मतलब अगर आप नहीं बदल सके 30 सितंबर तक तो ऐसी कंडीशन में आपका नोट की वैल्यू रहेगी, आप उस नोट को लेन देन में भी प्रयोग कर सकते हैं और उस नोट की वैल्यू भी वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां ये याद रखिएगा, अगर आपने 30 सितंबर तक का वेट किया और सरकार ने अभी तो अमान्य घोषित नहीं किया है, लेकिन आगे जाकर आरबीआई का एक और घोषणा आ गया और उसने 2000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया, तो आपका नोट कागज का टुकड़ा बन जाएगा। इसलिए नोट भले ही अभी अमान्य घोषित नहीं किया गया है, अगर आप जमा नहीं कर पाए तय सीमा तक तो भी नोट की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन आगे जाकर अगर अमान्य घोषित कर दिया तो आपके नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कागज बन जाएगा। इसलिए 30 सितंबर तक का इंतजार मत करना, तुरंत जाकर पैसा नोट में जो नोट है आपके पास 2000 का वो बैंक में जमा कर लीजिएगा या फिर उसको एक्सचेंज कर लीजिएगा। क्लियर? अब यहां पर सरकार ने विशेष ध्यान रखा है, टाइम सीमा भी अच्छी दी है, नोट को अमान्य भी घोषित नहीं किया है, और यह सब चीज इसलिए किया गया है कि जिस प्रकार का निर्णय 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी की घोषणा के बाद हुआ था और देश में नोटबंदी की गई थी बड़े सालों बाद, जिसमें 500 के और 1000 के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए थे, उनको अमान्य कर दिया गया था। क्लियर? उनको अमान्य कर दिया था और वो नोट बंद हो गए थे। जिसके पास भी वो नोट थे हाहाकार मच गई थी और अधिकतम सीमा भी विड्रॉल करने की 2500 निर्धारित की गई थी और वहां पर व्यवस्था पूरी नहीं हुई थी तो लोग हड़बड़ा गए थे। क्लियर? लेकिन ये जो नोट वापस लेने का निर्णय है वो इस निर्णय से अलग है। वहां पर नोटबंदी थी, यहां पर सर्कुलेशन से वापस हुआ है। वहां पर अमान्य घोषित कर दिया था, यहां पर अमान्य घोषित नहीं किया, याद रखिएगा। तो यहां पर लंबी कतारों वाला और लोगों को परेशान होने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आराम से अब 30 सितंबर बहुत लंबा टाइम है, आराम से आपके नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आपके नोट के वैल्यू खत्म होने का टेंशन आपको नहीं लेना है, लेकिन हाँ बदला लीजिएगा, वरना आगे जाकर अगर निर्णय अमान्य का आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो वर्तमान की स्थिति है जो आरबीआई ने कहा है, क्या करना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नोट वापस लेने का कारण क्या है, या फिर हम ये कहें कि क्या ये वास्तव में सरकार की भूल सुधार है। कैसे भूल सुधार कह सकते हैं, तो हमें इसके कारण देखना पड़ेंगे। अगर कारण हमें लगते हैं कि वाजिब है तो फिर ये सरकार की भूल सुधार नहीं है, और अगर कारण हमें वाजिब नहीं लगते तो फिर सरकार की भूल सुधार हो सकती है। तो यहां अगर हम कारणों को देखें तो एक एक करके सब पे चर्चा की जाएगी, है ना, कि कौन कौन से कारण रहे, कौन कौन से कारण नहीं है। तो जब आप यहां पर देखें कारण का, तो पहला कारण क्या होता है? पहला होता है क्लीन नोट पॉलिसी। आरबीआई की ये पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी को थोड़ा सा अगर समझे तो याद रखिएगा, इसका मतलब है साफ नोट। भाई जब आपके पास नोट आता है तो कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, गिनने के बाद उसका हिसाब रखने के लिए उस पर कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। तो यहां पर आरबीआई ने कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आप नोट पर किसी भी प्रकार की चीजें लिखें ना। तो नोट पर किसी भी प्रकार की चीज लिखना मना है, ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने कहा है। और आरबीआई ने कहा है कि भाई जितने भी लोग हैं सभी को फ्रेश और बढ़िया नोट आने चाहिए हाथ में। इसलिए आरबीआई क्या करता है, समय समय पर खराब हुए नोट को अपने पास बुला लेता है और उन नोट को नष्ट कर दूसरे नोट इशू कर देता है। तो यहां पर याद रखिए कि जो 2000 के नोट इशू किए गए थे वो 2016 से इशू किए गए और लगभग 2017 तक इन नोट का 89% के आसपास इशू किया जा चुका था। इसका मतलब यह है कि ये नोट अब पुराने हो गए, इनकी जो सीमा है 4 से 5 साल की वो हो गई है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोट को आरबीआई के पास भेजकर इन्हें नष्ट किया जाना अब जरूरी हो गया, क्योंकि क्लीन नोट पॉलिसी में इस प्रकार के खराब नोट लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ऐसा आरबीआई का मानना है। तो क्लीन नोट पॉलिसी कहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये नोट वापस लिए जा रहे हैं।
इनकी जगह पर बाद में दूसरे नोट या किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, इसको लेकर अभी आरबीआई ने कुछ नहीं कहा है। दूसरा, उद्देश्य पूर्ति। आरबीआई का इसके पीछे कहना है, या हम मान सकते हैं कि जो नोट 2000 का चलाया गया था वो विशेष उद्देश्य से चलाया गया था। इसको आप नोटबंदी से जोड़कर न देखें। आरबीआई के द्वारा 2000 का नोट जो वापस लिया है ये नोटबंदी का हिस्सा नहीं है, इसे नोटबंदी में शामिल नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। लेकिन ये समझना है कि उद्देश्य पूर्ति का मतलब क्या है। 2016 में जो नोटबंदी की थी वो नोटबंदी की थी आरबीआई एक्ट की धारा 24 के क्लॉज 1 के तहत। क्लियर, मतलब वो नोटबंदी कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी को सही बताया था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, ये भी याद रखना है। तो नोटबंदी को हम सीधे सीधे गलत बोल सकते हैं, घोषित नहीं कर सकते। उसके कई सारे ऐसे भी परिणाम रहे जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे गलत नहीं कहा, इसे सही कहा है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो आरबीआई एक्ट आया 24, आरबीआई एक्ट की धारा 24 क्लॉज 1 के तहत 2016 की नोटबंदी हुई थी। अब इस नोटबंदी में क्या किया था कि उस समय जो 500 और 1000 के नोट चलते थे, उन हजारों के नोट को बंद कर दिया गया। और जब इसे बंद कर दिया गया तो मार्केट में एक प्रकार की अफरा तफरी का माहौल मच सकता था, और कुछ हद तक हुआ भी, क्योंकि व्यवस्था उस हिसाब से नहीं हुई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये नोट बंद किए गए थे, तो इन नोट की कमी को पूरा करने के लिए 1000 के नोट के दोहरी वैल्यू वाले, दोहरी कीमत वाला नोट जारी किया गया था, ताकि जनता को, लोगों को अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये है कि 2000 का नोट नोटबंदी और उस प्लान का हिस्सा नहीं था। 2000 का नोट सरकार ने सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के बाद मार्केट में पैसे की, कैश की किल्लत ना पड़ जाए, अर्थव्यवस्था में टेंशन ज्यादा ना हो जाए, उससे बचा कैसे जाए, उसकी पूर्ति कैसे जाए। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए दोहरी कीमत वाले नोट 2000 के चलाए गए थे। मतलब ये पहले से ही तय था कि जैसे ही ये स्थिति सामंजस्य में आ जाती है तो 2000 के नोट को वापस लिया जाएगा। तो ये पहले से तय था। नोटबंदी के साथ बाद जब 2000 का नोट इशू किया था तभी ये तय था कि इसे वापस लेना है, ये लगातार हमेशा के लिए अर्थव्यवस्था में नहीं रहने वाला, ये पहले से तय था। ये सिर्फ किस लिए लेकर आए थे, इसका उद्देश्य क्या था। 1000 के नोट, 500 के नोट कम हो जाएंगे तो मुद्रा की आपूर्ति के लिए दोहरी कीमत का ये नोट चलाया गया था, इसलिए लाए थे। इससे ज्यादा इसका कोई उद्देश्य नहीं था, तो वापस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट की सीमा पूर्ण हो गई। आरबीआई कहता है कि कोई भी नोट जो होता है वो 4 से 7 साल तक सर्कुलेशन में रहता है, उसके बाद उसे वापस लेकर नष्ट करके दोबारा नया नोट इशू किया जाता है। तो यहां देखिए 2016 में इशू किया गया, 2017 तक लगभग 89% 2000 के नोट इशू कर दिए गए। अगर आप तब से अभी तक देखते हैं तो 6 साल हो गए। 6 साल में इनकी उम्र खत्म, सीमा खत्म। इसका मतलब अब इन्हें वापस लिए जाने का समय आ गया था, इसलिए वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, चलन में नोटों की संख्या कम हो गई। ये देखिए कि आप खुद अनुभव कर रहे होंगे 2020, 21, 22 से कितनी बार आपके हाथ में कितनी मात्रा में 2000 का नोट आया होगा। 2000 का नोट जो है उसका चलन ही कम हो गया। क्यों कम हो गया, ये याद रखिएगा कि 2018 से ही ये नोट छापना आरबीआई बंद कर चुका है। ये आज तो सर्कुलेशन से वापस लिए हैं, लेकिन छापना बंद कर दिया गया है 2018 से भाई। तो 2018 से ही जब छापना बंद कर दिया तो सोच लीजिए कि नोट की संख्या तो कम होगी। और इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा कि जब हम इसकी गणना करें 31 मार्च 2018 के वित्तीय वर्ष में और 31 मार्च 2023 तक में, तो यहां पर हमको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अंतर क्या देखने को मिलता है, याद रखिएगा, जब 2018 में हम जाएं तो यहां पर हमको देखने को मिलता है 6.73 लाख करोड़ के नोट। कितने नोट मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने 2017 के बाद से यहां तक देखें तो 6.73 लाख करोड़ नोट जो थे वो 2018 में आपको 31 मार्च को दिखते हैं। लेकिन 31 मार्च 2023 तक को कितने के दिखते हैं, तो यहां पर 3.62 लाख करोड़,
समझ लीजिए लगभग लगभग आधा हो गया है नोट की मात्रा। तो अभी मात्रा कितनी हो गई 62 के आसपास। अगर हम यहां पर नोट की संख्या देख लें तो वो भी याद रखिएगा कि 336.5 और यहां 181 करोड़। मतलब ये कि 31 मार्च 2018 में 336.5 करोड़ नोट की संख्या थी 2000 के, और 31 मार्च 2023 को इसकी संख्या कितनी हो गई 181 करोड़ नोट है। मतलब सोच लीजिए कितनी तेजी से ये नोट क्या हुए हैं, कम हुए हैं। अगर हम इनका परसेंटेज भी देख लें दोस्तों तो याद रखिएगा कि 2018 में जो 2000 के नोट का प्रतिशत था देश की मुद्रा में, वो कितना था 37.3% के आसपास। कितना था 37.3% के आसपास 2000 के नोट की वैल्यू थी मार्केट के कुल नोटों में। और 2023 में देखें तो कितना रह गया है 10.8% के आसपास। मतलब सोचिए कि नोटों की संख्या क्या हुई है, कम हुई है। और लगभग 102 करोड़ नोट जो है 2000 के, वो तो इस बीच में पिछले 6 साल में नष्ट किए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, नोट की संख्या निरंतर क्या हो रही है, कम हो रही है चलन में। और दूसरी बात याद रखिएगा लेन देन में इस्तेमाल भी काफी कम हो रहा था इनका। तो लेन देन में इस्तेमाल भी काफी कम हो रहा था। जनरली जो भी लेन देन कर रहे हैं आप आजकल तो ऑनलाइन कर रहे हैं, पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से कर रहे हैं। तो जो भी एक वैलिड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो या तो ऑनलाइन हो रहे हैं या फिर वो हो रहे हैं छोटे नोट्स में। इनका इस्तेमाल भी काफी कम हो रहा है। तो ये सभी के सभी कारण हमको किसके पीछे दिखते हैं, आरबीआई के निर्णय के पीछे। आरबीआई के निर्णय के पीछे ये सभी कारण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में आरबीआई ने ये घोषणा की कि भाई 2000 के नोट को चलन से क्या कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। अब इन्हें हम वापस ले लेते हैं। इस घोषणा में सबसे बड़ा क्या है, उद्देश्य पूर्ति। ये पॉइंट याद रखिएगा। उद्देश्य 2000 के नोट को लाने का ये नहीं था कि अर्थव्यवस्था में ये लंबे समय तक चलता रहे। उद्देश्य सिर्फ ये था कि मुद्रा की पूर्ति हो जाए। कौन सी मुद्रा की पूर्ति भाई, जो 1000 का नोट आपने बंद किया, 500 का नोट आपने बंद किया, अब एकदम से तो मार्केट में उतनी मुद्रा आप नहीं पहुंचा सकते ना। तो इसलिए सरकार ने 2000 का नोट डालकर इस पूर्ति करने की कोशिश की थी ताकि मुद्रा की कमी मार्केट में ना हो। और वो अब 2023 तक लगभग पूरा हो चुका उद्देश्य। नोटबंदी को इतना समय हो गया, तो अब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उद्देश्य पूरा हो गया। तो इसलिए सरकार ने आरबीआई ने इसको वापस ले लिया। अतः हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये कहना कि सरकार की भूल सुधार है, ये गलत है। आप इसको सरकार की भूल सुधार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो नोटबंदी की थी उसका ये हिस्सा था ही नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोट छापने का आधार क्या है और कितने नोट छाप सकते हैं। तो याद रखिएगा हमारे देश में नोट छापने का आधार है न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको बोलते हैं MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के पहले अनुपातिक व्यवस्था चलती थी, लेकिन 1956 में उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया और 1956 से पहली बार न्यूनतम कोष प्रणाली लेकर आए और इसी के हिसाब से देश में नोट छापे जाते हैं। आरबीआई नोट छापने का काम करता है, मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार आरबीआई का है, लेकिन आरबीआई इसके लिए केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह लेती है। उसी के बाद आरबीआई ये निर्णय लेती है। तो जो मुद्रा निर्गमित की जाती है उसके लिए 1956 में नया सिस्टम था जिसका नाम था न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या बोला गया कि आरबीआई को अपने पास कितना 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा। हर वक्त आरबीआई के पास 200 करोड़ का रिजर्व होना जरूरी है। और इस 200 करोड़ को दो भागों में बांटा गया, 115 करोड़ और 85 करोड़। 115 करोड़ में होना चाहिए था स्वर्ण, सोने के सिक्के या किसी भी रूप में सोने में आपको 115 करोड़ चाहिए, और 85 करोड़ आपके पास क्या होना चाहिए, विदेशी मुद्रा। तो ये आप रिजर्व करके रखिए कितना 200 करोड़ की वैल्यू का। उसके बाद आप अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के हिसाब से मुद्रा छाप सकते हैं, लेकिन छापने के लिए भी आपको किसका, केंद्रीय बोर्ड का और केंद्र सरकार का परामर्श लेना पड़ेगा, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी, तभी आप नोट छापते हैं। नोट छापने का राइट, मुद्रा निर्गमित करने का राइट आरबीआई के पास है। बस ये याद रखिएगा, 1 रुपए जो है उसका राइट जो है छापने का आरबीआई के पास नहीं है।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होता है। 1 रुपए को छोड़कर बाकी सब नोट कौन छापता है? तो आरबीआई करता है, जिसके लिए वो केंद्रीय बोर्ड और भारत सरकार की सलाह लेता है। नोट छापने का आधार क्या है? न्यूनतम कोट प्रणाली। अगर मान लीजिए ये हो जाए, आजकल छोटे छोटे से बच्चे हों या घर में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको ऐसा लगता है कि भाई सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, कागज भी हमारी है, हम चाहे जितने नोट छाप के लोगों को दे के हर एक व्यक्ति को करोड़पति बनाने क्या दिक्कत है? लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर सरकार ने काम कर दिया कि जितने चाहे उतने नोट छाप लिए, जितने चाहे उतने नोट अगर आप छापने लगे तो तबाही सी हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। इससे क्या बढ़ जाएगी? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई अपने मन से, सरकार अपने मन से कितने भी नोट नहीं छाप सकती। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत ये काम आरबीआई करती है, केंद्रीय बोर्ड और सरकार की सलाह से। ये मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब क्या है? याद रखिएगा, हर व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा, हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, और अगर हर व्यक्ति के पास भरपूर पैसा होगा तो किसी भी वस्तु का जो दाम होगा वो कोई भी दे सकेगा। क्लियर? अभी आप मार्केट में जाइए, आपको शक्कर लेने जाएंगे, 40 रुपए किलो मिलेगी। अगर हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा करोड़ों रुपए रखा होगा तो वो शक्कर जो आज 40 रुपए की मिल रही है, अगर उसकी कमी हो गई तो लोग इसको 100 रुपए में भी खरीद लेंगे, लोग इसको 1000 रुपए किलो में भी खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों के पास पैसा बहुत है। तो सोचिए, 40 रुपए की शक्कर की वस्तु कितनी कीमत हो जाए? 1000 हो सकती है। अगर सबके पास करोड़ों रुपए रहा तो होना तो यही है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुद्रा की वैल्यू डाउन हो जाएगी और वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। इसलिए नोट एक निश्चित अनुपात में छापे जाते हैं। इसलिए न्यूनतम कोष प्रणाली हमारे देश में चलती है। कब से? 1956 से चलती है। अब नोट छापने का, मुद्रा निर्गमित करने का निर्णय किसकी सहायता से लेता है? केंद्रीय बोर्ड की सहायता से आरबीआई करता है। क्लियर? अब ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा कि ये जो बोर्ड है इसकी संरचना देखें। इसकी संरचना के लिए 4 वर्ष के लिए लोगों को चुना जाता है। इसमें एक सरकारी निदेशक होते हैं और एक गैर सरकारी निदेशक होते हैं। सरकारी निदेशक में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी जैसे लोग हो गए, और पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर इसमें गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर को शामिल किया जाता है। गैर सरकारी निदेशक की बात करें तो सरकार द्वारा नामित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में से 10 निदेशक इसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर? और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, और अन्य में 4 अन्य निदेशकों को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था बनती है केंद्रीय बोर्ड की, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आरबीआई निर्णय लेता है। बोर्ड किस बात का निर्णय लेता है? कितनी मुद्रा निर्गमित की जाए और क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा शासित होता है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। बराबर की नहीं है? तो ये हम लोगों ने बात किया किस पर, कि आरबीआई कितने नोट छाप सकता, कैसे। अगर अब आरबीआई को नोट छापना है तो नोट कैसे छापे जाते हैं याद रखिएगा। और कुछ नोट अर्थव्यवस्था से गायब हो जाते हैं, उसके क्या मायने हैं? ठीक है, कि नोट या मुद्रा का अर्थव्यवस्था से गायब हो जाना क्या है, सर्कुलेशन से गायब हो जाना क्या है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या, कि अगर नोट छापना है तो मैंने ये बता दिया कि नोट छापना का काम केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय सरकार की सलाह पर कौन करता है? आरबीआई करेगा। कितना छापना है उसका निर्णय हो गया, किसके आधार पर हो गया? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर हो गया। क्लियर? इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सब काम होगा तो यहां पर मंजूरी मिलने के बाद जो छापा खाना होता है, प्रेस को ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, अब प्रेस कौन कौन सी हमारे देश में तो आपको देखने को मिलती है 4। एक मिलती है आपको मैसूर की, एक मिलती है देवास की, एक मिलती है नासिक की, और एक मिलती है सालबोनी की। ये सालबोनी वाली जो है ना, ये बंगाल में है, नासिक वाली महाराष्ट्र में है, देवास वाली मध्य प्रदेश में है, और मैसूर वाली कर्नाटक में है। ये 4 जगह पर हमारे देश में नोट जो प्रिंटिंग होती है उसका काम किया जाता है। और जैसे ये होता है, इसके बाद नोट जो मिलते हैं वो किसके पास आ गए वापिस? प्रिंट होके आरबीआई को मिले। आरबीआई ने पूरे देश में लगभग 19 इशू ऑफिस बना रखे हैं। क्लियर? देश में कितने? 19 राज्यों में
करेंसी इशू ऑफिस है। ये करेंसी इशू ऑफिस से जो करेंसी है वो पहुंच जाती है किसके पास? बैंकों के पास। और बैंकों के माध्यम से करेंसी किसके पास जाती है? जनता के पास। अब ये समझिए कि जैसे ही जनता के पास पैसा आया, तो जनता के पास जैसे ही पैसा आया, और हमने क्या बोला, नोट की आयु हम कितनी मानकर चलें? 4 से 5 साल। अगर 4 से 5 साल नोट की आयु मानकर चलें, तो ये मानकर चलिए कि इस 4 से 5 साल में नोट जो होता है वो कई हाथों से, कई परिस्थितियों से होकर गुजरता। इस बीच में जो नोट होगा उसकी हालत हो गई खराब। अब हालत खराब हो गई, ऐसे में ये खराब प्रकार के नोट जैसे तैसे करके बैंक के पास पहुंचे। बैंक जो होंगे वो जैसे ही, अब किसके पास गए ये नोट? बैंक के पास। बैंक किसको देगा? आरबीआई के पास। आरबीआई इन खराब नोटों की जांच करेगा। जांच करने के बाद आरबीआई को लगेगा कि इनको री इशू किया जा सकता है तो री इशू करेगा, वरना उन नोट को नष्ट कर देता है आरबीआई। इस प्रकार से नोट छपने से लेकर उसकी नष्ट होने की प्रक्रिया हमारे देश में होती है। क्लियर? अब यहां पर ये याद रखिए कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे देश का इतना पैसा गायब हो गया, मनी जो है वो पैसा जो है सर्कुलेशन से बाहर हो गया, कैसे? वो कैसे पता चलेगा? उसका पता कैसे लगाएंगे आप लोग? कितने नोट निर्गमित किए थे? निर्गमित किए गए नोट का आंकड़ा सरकार के पास होता है कि सरकार ने कितने नोट निकाले हैं। ठीक है, अब जैसे ये पता चल गया कि कितने नोट निकाले हैं, तो उसके बाद फिर आप लोगों को यह भी पता होता है कि नष्ट किए गए नोट कितने हैं। क्लियर? अब आपने कितने नोट निकाले थे ये आपको पता है, नष्ट किए गए नोट उनको भी पता है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो नोट बचे, जो आंकड़ा आया, वो नोट मार्केट में होना चाहिए। अगर मार्केट में इतने नोट नहीं है तो जितने नोट गायब होंगे वो सर्कुलेशन से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मुद्रा गायब मानी जाती है और फिर उसको आप स्विस में या काले धन या आदि जगह पर ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से नोट करेंसी का गायब होना इसको माना जाता है। तो यहां पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया किस मुद्दे पर? पूरी चीजों पर, कि नोट छपने से लेके उनके नष्ट होने तक की प्रक्रिया क्या है, आरबीआई नोट निर्गमित किस सिस्टम के तहत करता है, और जो आरबीआई का हाल ही में निर्देश आया उस निर्देश क्या है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बातें करते हैं किसकी, कि नोट छापने का जो आधार है, जो न्यूनतम कोष प्रणाली है, वो प्रणाली जो है उसके लाभ क्या है। इसका पहला लाभ है कि रणनीति के अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं, कितने छापना उस हिसाब से आप छाप सकते हैं नोट, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां पर नोट के ज्यादा होने की संभावना बोल सकते हैं ना कि इसके हिसाब से आप छापें, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता हिसाब से चल जाता है सब। इसके बाद यह है कि नोटों की संख्या में वृद्धि के लिए न्यूनतम रिजर्व में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। हमने हमारे जो न्यूनतम रिजर्व घोषित किया है ना, इसमें आपको वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी अगर आप नोटों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं तो। इसके आधार पर आप छाप सकते हैं नोट जितने छापना चाहते हैं। क्लियर? लेकिन यह है कि आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, तो वो आप मेंटेन करते हैं अपनी नीतियों के माध्यम से। रणनीतिक वित्तीय संकटों के साथ साथ युद्ध हो, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान भी ये सिस्टम भरोसेमंद है। लेकिन बोला गया कि इस सिस्टम का नुकसान क्या है, तो नुकसान है ओवर इश्यू का। अगर सरकार की नीतियां गड़बड़ हो जाएं और सरकार का दिमाग खराब हो जाए तो वो इतना तो रिजर्व रखना है, लेकिन इसको लेकर कई गुना ज्यादा नोट छाप सकते हैं, और उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा मुद्रास्फीति के रूप में। तो ऐसे में इसका नुकसान भी है। तो यहां पर हम लोगों ने हमारे देश में नोट छापने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी देखा, उस प्रणाली को भी देखा जिसके तहत हमारे देश में नोट छापे जाते हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर के बाद आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई का जो निर्णय है वो निर्णय किस प्रकार का निर्णय है और उस निर्णय के मायने क्या है। आप इसे सरकार की भूल सुधार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 2000 के नोट को बंद करने, वापस लेने का निर्णय या डिसीजन उसी डिसीजन में शामिल था जब इसे चालू किया गया था, क्योंकि इसके चालू करने का उद्देश्य केवल मुद्रा की पूर्ति था, ना कि इसको लगातार चलाना था। ये नोट अब वापिस होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चिंता में ना रहें और समय रहते ही नोट को एक्सचेंज करवा लीजिएगा। अभी तो ये नोट अमान्य नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर आरबीआई ने दोबारा घोषणा करके इनको अमान्य घोषित कर दिया तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।